ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम जानते हैं, ऑल कैन सी माई वर्ड डॉक, नो वर्ड डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो? यस सर। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इसके बिना आज कोई भी चीज सोचना असंभव है। आज के दुनिया में चाहे मोबाइल उठा लो, चाहे लैपटॉप उठा लो, इवन पेन, ये सब भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें रिफिल के जगह बैटरी लग रहे हैं, जिससे तुम एक पैड पे लिखोगे तो आराम से लिख सकते हो। तो सारे लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज दुनिया में रहना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो आखिर इसके बारे में कुछ जाना जाए। इसको जानने के लिए फर्स्ट थिंग जो स्टार्ट होता है, हमारा चार्ज स्टार्ट होता है। और चार्ज यानी गोइंग टू द प्रीवियस क्लास, जो तुम लोगों ने पढ़ा था एटम का स्ट्रक्चर। आखिर चार्ज आया कहां से? एटम का स्ट्रक्चर वही न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड आउटसाइड उसके जो सर्कल करता है वो इलेक्ट्रॉन। इसी से हमारा चार्ज जनरेट होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहा वो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एंड जो प्रोटॉन रहा हमारा न्यूक्लियस के भीतर वो पॉजिटिव चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? जैसा कि हम लोग किसी कलर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे बोला जाए ब्लैक कलर हो, ब्लू कलर हो, हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह एक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, दिस ऑब्जेक्ट इज ब्लैक, इट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका ये एक प्रॉपर्टी है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी जब इसको हम लोग किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में रख देते हैं तो जस्ट इस पे हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स का महसूस करते हैं। जैसे किस टाइप का फोर्स महसूस करते हैं? चार्ज में दो टाइप का चार्ज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को सिमिलर कंडीशन लाइक कि सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज और डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, अगर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि अगर सिमिलर टाइप के चार्जेज हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो अलग अलग टाइप के चार्जेज हो, अनलाइक चार्जेज हो, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी इस पे इसी तरह का फोर्स लगेगा। अगर मान लो एक पॉइंट ए पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव तुम उसके पास ले आने की कोशिश करते हो तो वो रिपेल करेगा। अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज ले आने की कोशिश करते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। चार्ज का यूनिट कूलम, यहाँ पे उसको C से डिनोट किया जाता है, जिसको फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम ने दिया था, जिसके नाम पर उसको कूलम का नाम दिया गया। चार्ज का ये ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे अप्रोक्सीमेटली 1.6, तुम लोगों के बुक में यही लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन थोड़ा और एग्जैक्ट डेटा मैंने उठाया है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और सिमिलर टाइप, अगर तुम लोगों को ध्यान पे होगा 9th का, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से चार्ज में जस्ट अपोजिट हैं। अपोजिट होने का मतलब क्या कि उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे है, लेकिन जस्ट उल्टा नेचर का चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज है उस पे। सो एक प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, स्मॉल p। इवन कई जगह पे इसको +E के से भी डिनोट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है E से या -E से, दोनों से डिनोट किया जाता है। ओके, सर शो नहीं कर रहा है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट? नहीं। और किसी को ये प्रेजेंट कर दिया, उसको बीच में कोई प्रेजेंट कर दिया था, इसलिए आपका प्रेजेंटेशन हट गया है, फिर से प्रेजेंट कर दिया एक बार। ओके, ये बताया करो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है उस साइड से। कोई भी लिख भी दिया करो। इनबॉक्स में देखिए। ओके, अब ठीक है? हाँ ठीक
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? बोलो बोलो, फिर से बोलो। जूम कीजिए। ओके, इस तरह से आ जाएगा। एक सेकंड, ये वाला व्यू नहीं चाहिए ना, प्रिंट आउट, या इस तरह से जूम सर फिर जूम करने के लिए जा रहे हैं। अब ठीक है? हाँ बिकॉज देखो ये बोर्ड का कंटेंट नहीं है, तुम्हें उतना छोटा नहीं नजर आएगा, बोर्ड से बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है ना? बोर्ड का तो कंटेंट दूर रहता था इसलिए प्रॉब्लम होता था, लेकिन ये कंटेंट बहुत अच्छा क्लियर नजर आ रहा होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नो वन हैज प्रॉब्लम, ओके। सो टिल दिस पॉइंट किसी को प्रॉब्लम है अभी तक जो मैंने बताया? नो नहीं। चलो आगे। सो इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, पहला, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज का मतलब कितना होगा? तो जस्ट गो विद द यूनिटरी मेथड। वन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, देन अपोजिट ऑफ दैट 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge is there on one electron. So 1 coulomb is equal to 1 by 1.6 into 10⁻⁻19 electrons. Okay? Okay, then next ये जो हमारा 10⁻⁻19 है, ये चला गया ऊपर, ये ऊपर गया, तो जैसा कि हम जानते हैं रेसिप्रोकल को यानी 1/a को अगर हम a करते हैं तो a⁻⁻1 हो जाता है, तो ये हमारा ऊपर गया तो हो गया 10⁻19, और उसके बाद 10⁻19 में से मैंने उसको 18 को एक साइड कर दिया और 10 को सेपरेट करते हुए मैंने 10/1.6 को डिवाइड किया, सो इट इज गेटिंग दैट 6.25 into 10⁻18 electron. Very simple. I don't think anyone has any problem. Then next thing in the topic is conductor. Conductor क्या होता है? तो simple sense में the object which can give free passage to electron is called conductor. कंडक्टर वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने का एक रास्ता देता है। ये क्यों रास्ता देता है? अगेन गो बैक टू द प्रीवियस क्लास 9 में तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि मेटल्स जो हैं उसमें लास्ट जो हमारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, सो वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हैं का मतलब है कि उन लोगों को रोटेशन किया जा सकता है या फ्रीली उन लोगों को छोड़ा जा सकता है इधर से उधर मूव करने के लिए। सो ये क्या बताता है? फ्री मूव करने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो सकता है। सो कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिसमें तुम्हारे एग्जांपल हर एक मेटल के ले सकते हो। इट कैन बी टीन, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी कॉपर, जिंक और एनीथिंग। सो दीज आर इंसुलेटर। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो कि तुम लोग पहले भी पढ़ते आए हो। देन इंसुलेटर इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का उल्टा, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हिंडर करे या रुकावट दे उसको, तो दैट आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। ओके, सो देन स्टार्टिंग विथ द इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जैसा कि नाम वैसा ही इसका डेफिनेशन भी, स्टैटिक यानी रुका हुआ, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो रुका हुआ है। जनरली हम लोग सो विद द डेफिनेशन ऑल्सो द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे रहता हो दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम लोग जानते हैं ठंड के समय ये तकरीबन हर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम स्वेटर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो कभी कभी चिंगारी की तरह हमें झटका लगता है। ये झटका लगना जो है एक्चुअल ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चलते है। ओके, सो
इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम लोगों ने भी खेल में बहुत सारे तरह के पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप किया है, जैसे कि स्केल रब करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाना, उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होता है। किसी में जैसे कोई एवोनाइट रॉड हुआ या शीशे का रॉड हुआ, जैसे शीशे का स्केल होता है, दोनों में अलग अलग टाइप के चार्जेस डेवलप होते हैं, किसी में पॉजिटिव किसी में निगेटिव, बट वो हमारा मैटर अभी नहीं है। जस्ट हमारा मैटर क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज के फ्रिक्शन के चलते, या तुम लोगों को ध्यान होगा क्लास 8 का चार्जिंग बिकॉज ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बिकॉज ऑफ कंडक्शन एंड चार्जिंग बिकॉज ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन, जो उस समय इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होता था, रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब बहाव होता है, सिंपल जैसे पानी का बहाव हो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हो रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। जैसे हमारे घर में जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देन स्टार्टिंग विथ योर मेन टॉपिक, जहां से तुम्हारा एक्चुअल क्लास यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को पढ़ाते समय उस समय भी एक दूसरा डेफिनेशन दिया था बुक से, होप कि सारे लोगों को याद होगा। पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम कोई काम करते हैं तो उस चीज में जो एनर्जी डेवलप हो जाता है या एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक पत्थर को लेके हम लोग जमीन से उठा के और एक छत पे रखते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट करेक्ट? नो। सो वी आर जस्ट वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, तो उस पत्थर में एक एनर्जी स्टोर हो जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा भी एग्जांपल जस्ट इसी से रिलेटेड, एक स्प्रिंग को लेके हम प्रेस करते हैं, एक स्प्रिंग को लेके हम दबाते हैं, तो उसके इलास्टिक स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, यानी उसको हम लोग प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक फोर्स लगेगा जो कि तुमको स्प्रिंग को दबाने से रुकेगा। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम, उस कंडीशन में भी हम उसको फोर्स करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। सो उसी तरह जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है। इन द सिमिलर सेंस, go with the definition of electric potential first. An electric potential is the amount of work done in moving a unit charge from infinity to a specific point inside a electric field. Come to the figure. जो फिगर मैंने बनाया है, जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक दूसरा प्रोटॉन हम लोग बहुत दूर होने के चलते जस्ट हम उसको मैथमेटिक्स में जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो बहुत दूर रखे होने के चलते हम लोग इसको इनफाइनाइट पॉइंट बोल रहे हैं। इनफाइनाइट पॉइंट से जब हम किसी चार्ज को खींच के ले आने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट सी ऑन माई एरो, यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग खींच के ले आने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ भी रेड कलर का एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास ले आने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज चाहेगा उसको धक्का देके दूर फेंक देना, यानी एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। सो इस दूसरे वाले चार्ज को जिसको मैं होवर कर रहा हूं, इस दूसरे वाले चार्ज को जब हम खींच के ले आने की कोशिश करेंगे तो ये रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में जब हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी एक फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, जिस पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअल केस में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वही पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको दूसरे सेंस में हम नाम दे देते हैं, जस्ट एनर्जी का कंडीशन हम हटा के बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो एनीवन।
और किसी को प्रॉब्लम है ये? बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक द प्रॉब्लम इज फ्रॉम, हाँ सर तुमको जो चार्ज होगा वो कुछ स्पेस भी तो ऑक्यूपाई करेगा ना? यस, जब चार्ज मास है हमारा तो यस, मास का डेफिनेशन हम देते हैं जो कि सॉरी मैटर का जो हम डेफिनेशन देते हैं, मैटर इज अ ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। सो ये कंडीशन होगा, चार्ज है तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, नो प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम हो रहा था साउंड का? एक सेकेंड, किसको साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था? नो वन नाउ। ओके, अब मैं समझ सकता हूँ शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ओके, हाँ तो उसके बाद का कोई क्वेश्चन है कि स्पेस ऑक्यूपाई कर, स्पेस ऑक्यूपाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्पेस के रिगार्डिंग और उससे आगे का कोई क्वेश्चन है? नहीं हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ओके, कुछ तुम्हारे साइड से भी हो सकता है, माइट बी, बिकॉज तुम सिंगली बोल रही हो ना, नहीं तो अदरवाइज सब बोलते तो मैं इस बात को समझ सकता था, कोई बात नहीं। सो एक चार्ज, जैसे कि मैं बता रहा था, ये मान लो सिंपल कंडीशन, पत्थर को हम उठा के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले आ रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जा रहा था। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक प्रोटॉन उठा के हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे प्रोटॉन के अगेंस्ट में, तो यहाँ भी एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, सॉरी एक यहाँ भी वर्क डन हम कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट में। कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ भी एक एनर्जी डेवलप हो जाएगा, जिस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें से जस्ट एनर्जी का हम लोग नाम रिमूव कर देते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसी से इसका रियल डेफिनेशन बनता है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वो काम, कौन सा काम? इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, जिसमें हम एक यूनिट चार्ज को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी एक बहुत दूर के पॉइंट से, टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, यानी एक किसी भी जगह पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक दूसरे चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जस्ट टेल मी, कैन आई प्रोसीड नाउ? ओके, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि एक्चुअल केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस है या नहीं। यस, देयर इज अ वेरी मेजर टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं। अभी तक जो मैंने बताया, ऑल्दो दोनों का यूनिट सेम है, नो प्रॉब्लम, दोनों को एक ही यूनिट से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत मेजर टाइप का डिफरेंस है। देन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी जस्ट उसी चीज को समझने की कोशिश करो। उसमें हम लोगों ने एक चार्ज लिया था, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? एज्यूम करो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जहां पे मैं जस्ट होवर कर रहा हूं, कोई चार्ज को दिया नहीं हूं मैं, यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, और हम कर क्या रहे हैं? एक चार्ज यहां से उठा के मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग मूव करके ले आए ए पॉइंट पे, दूसरे चार्ज को यहीं से उठा के हम लोगों ने ले आया बी पॉइंट पे। सो इस दोनों चार्ज के बीच, इस दोनों वर्क डन के बीच में, यहां से जो मैंने काम किया लेके इसको यहाँ पे उठाने में, यहां से जो मैंने काम किया इसको ले आके पॉइंट बी पे रखने में, इस दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है, करेक्ट? लेकिन इस और इस पॉइंट, यानी पॉइंट ए दिस, पॉइंट बी दिस, जिसको मैं होवर कर रहा हूं, इस दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ अंतर होगा। यही एक्चुअल केस में है पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference between 2 points in a circuit is the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. इसको दूसरी तरह से तुम समझ सकते हो कि मैं पहले इस चार्ज को उठा के ले आया इस पॉइंट पे, जिसको मैं बी बोल रहा हूं अभी तक, बी पॉइंट पे ले आया, यहाँ पे कुछ उसका अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देन यहाँ से, जस्ट मेरे एरो पे ध्यान देना, यहाँ से ले आके मैं उसको पॉइंट ए की तरफ लेके चला, यहां भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस ऑब्जेक्ट में,
और यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन इस दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इवन इसको भी वोल्टेज बोला जाता है। टेल मी नाउ if any problem between electric potential and potential energy, because this is very important thing for you people to understand, otherwise रियल सेंस में बोल रहा हूँ, आगे का टॉपिक बहुत दिक्कत करने वाला है। तो इंफिनिटी पे दो चार्ज है? हाँ, इन्फिनिटी पे दो चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक उठा के मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ। या तुम ये भी इस तरह से भी समझ सकती हो कि एक ही चार्ज है, उसको मैं उठा के ले आया पहले पॉइंट बी पे, फिर मैं उसको लेके गया पॉइंट ए पे। ओके ओके ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक था, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक था, वो ठीक था, ये करते। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस just Yes, go with word by word. The potential difference between 2 points in a circuit is the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. just इसी के डेफिनेशन से मैं चल रहा हूँ। देख लो, मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक पॉजिटिव चार्ज, तुम देख नहीं पा रही हो तुम लोग, तो मान लो मैंने यहाँ पे अपने एक पॉजिटिव चार्ज जस्ट यहाँ पे रखा है, जहाँ पे मेरा एरो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और जस्ट मैं कर क्या रहा हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज को मैं उठा के ले आ रहा हूं पॉइंट बी पे, इस पॉइंट पे उठा ले आ रहा हूं, जिसको मैं पॉइंट बी बोल रहा हूं। तो यहाँ पे इस चार्ज के चलते एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। देन जस्ट इसी चार्ज को मैं मूव करके आगे की तरफ, ये एरो अभी भूल जाओ, मैं तुमको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक्चुअल कंडीशन में हो रहा है। देन इसी चार्ज को मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में फिर मैंने एक वर्क डन किया। देखो, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज से नजदीक आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज से नजदीक आ चुका है, मतलब क्या हो रहा है, यानी इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। करेक्ट है? यस सर। यस, यही दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझने वाला टर्म, लिखने के लिए अगेन आई विल बी टेलिंग, गो टू द बुक्स आंसर और गो टू द जस्ट डेफिनेशन व्हाट एवर द बुक इज गिविंग टू यू पीपल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point. See, जहां पे होवर कर रहा हूं, from one point to another point, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करने के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देन जो अभी तक मैंने डेफिनेशन दिया, जस्ट उसी का मैथमेटिकल फॉर्मेट बना रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस V is denoted as work done in moving a unit charge, from one point to another point, यानी V is equals to work done in joule and charge Q in coulomb. V is equals to W by Q. SI unit of potential difference is volt and it is denoted as V. कैपिटल V से इसको डिनोट किया जाता है। ओके विथ एवरीवन? अगर नहीं बोल रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट, देन जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूं तुम लोगों को, क्लास 9 में मैंने डेफिनेशन दिया था फोर्स का। I think you people can remind that definition. What is the definition for 1 Newton force? मैंने बताया था, when a mass of 1 kg is accelerating with 1 meter per second square, then the force of that object is called as 1 Newton. Just go with the same type of strategy. You can tell what do you mean by 1 volt of potential difference. Just see
where I am hovering my mouse or where I am pinpointing, what do you mean by 1 volt of potential difference? 1 volt of potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work done, because देखो इसको 1 करने के लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको भी 1/1 से डिवाइड करना होगा, तो सिंपल केस में हम 1 पा जाएंगे इस साइड. सो when the work done of 1 joule is done in moving a unit means 1 coulomb charge, then the electric potential is called as 1 volt. The 1 volt of potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. यानी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को हम मूव करने के लिए जब 1 जूल वर्क करें तो उसके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट. जस्ट मैथमेटिकल जो फॉर्मूला लिखा है उसी से मैंने 1 वोल्ट का डेफिनेशन बनाया है. आगे चल के इसका करंट के रूप में भी दूसरा डेफिनेशन आएगा, उसको भी हम डिफाइन करेंगे, नो प्रॉब्लम. एट दैट पॉइंट वी विल सी दैट डेफिनेशन, बट एट दिस पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस डेफिनेशन इज कमिंग ऑन. प्रीवियसली ऑल्सो आई ट्राइड विद द सेम अप्रोच कि जो तुमने मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा या जो पहले तुमने समझा जिससे तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मेट बना उसी से हम लोग 1 वोल्ट का डेफिनेशन करते हैं. दोनों डेफिनेशन सही होगा, बाद में भी जो मैं दूंगा और अभी भी दूंगा, लेकिन अभी के कंडीशन में जो हम जानते हैं, जितना दूर तक हम जान रहे हैं, ऑल्दो बहुत लोगों को बहुत दूर तक पता चल चुका होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं समझ के चल रहा हूँ जस्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल. सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. यानी जब 1 जूल वर्क डन किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, देन जो वर्क डन के चलते उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या वर्क डन जो स्टोर हो रहा है वर्क डन, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. एंड डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर. जस्ट इसी टाइप का वोल्ट मीटर होता है, तुम्हारे जो लैब में भी है इसी टाइप का वोल्ट मीटर है. अदरवाइज बहुत सारे तरह के आजकल मीटर आते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, इवन पुराना टाइप का भी मल्टीमीटर, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम उस पर नहीं जाएंगे. जो बेसिक हमारे बुक में दिया हुआ है उसी पर हम जाएंगे. इसको यूज करने के लिए यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो भी डिवाइस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर. इसका सिंबल हम आगे देखेंगे. देन न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक, जस्ट जो कॉन्सेप्ट समझे हो उसी पे न्यूमेरिकल. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. जस्ट इसको कंसीडर करो कि क्या क्या तुम्हें दिया हुआ है. ईच कूलम, हेलो, एनी प्रॉब्लम? नो. सो जस्ट उस चीज को समझने की कोशिश करो जो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया है. दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W/Q. आगे चल के यस, V इज इक्वल्स टू W/Q. क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी मीन्स वर्क डन इज रिक्वायर्ड बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन. वी हैव गॉन थ्रू दिस इन क्लास 9. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट डूइंग हियर इज कि हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर ईच कूलम टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी ईच मीन्स 1 कूलम. सो हमारा चार्ज Q जो है वो 1 कूलम है. चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी 6 वोल्ट बैटरी से हमें पास करना है. 6 वोल्ट मतलब इट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट. ये भी दिया हुआ है हमारा. जस्ट गो टू द फॉर्मूला. V इज इक्वल्स टू W/Q हम लिखते थे, W/Q. जस्ट उसी को हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया. W इज इक्वल्स टू V इंटू Q. एक साइड से Q को हमने दूसरे साइड दे दिया. सो
एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। जो यहाँ पे हम लोगों ने चीज लिया है, ये Q ये V। सो जस्ट दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, सो इट इज कमिंग एज 6। और वर्क डन जो है हमारा इस केस में रहता है जूल में, वर्क डन इन जूल, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट एंड चार्ज इन कूलम। अगर दूसरे यूनिट में होगा तो जस्ट हम लोग जैसे दूसरे न्यूमेरिकल्स बनाते समय उसको एसआई में कन्वर्ट करके ले आते हैं, हम लोगों को इसको भी एसआई में कन्वर्ट करके ले आना होगा। ओके देन, सो जस्ट यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, वर्क डन हमारा कितना है इसी को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। वर्क डन के लिए हम लोगों को दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 कूलम चार्ज, उसी को जस्ट हमने वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हमने किया और पाया 6 कूलम का वो 6 जूल का वो वर्क डन किया है। इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? टेल मी। These are very simple numerical, just based on the whatever the formula is given, we are just working about that. Nothing very difficult problem. In the later session of the chapter you people will get some problem, तो उसको भी मैं cover up करूंगा, no problem. Then starting with electric current. electric current क्या होता है? ओके, जैसा सिंपल टर्म में अभी तक तुम लोग भी पढ़ते आए हो, इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing through a conductor per unit area per unit time। यानी हाँ ऊपर कीजिए तो बोलो। हाँ, कौन है? आदित्य। हाँ आदित्य बोलो। हो गया सर, पढ़ाई आगे। अभी लिख रहे हो क्या लगातार में? हो गया, स्क्रीनशॉट ले रहे थे। नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम मत लो, बिकॉज ये सारा का सारा जो हो रहा है ना, ये सारा रिकॉर्डिंग करके मैं भेजने वाला हूँ। जो भी तुम्हारा अभी पढ़ा रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली इसी मोड में तुम लोगों का भी साउंड रहेगा, सब रहेगा, ये मैं भेजने वाला हूँ। तो इसके लिए प्रॉब्लम मत लो, फिर से नोट कर लेना, रोक लेना, पॉज कर लेना, चला लेना तुम लोग। ओके, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग टॉपिक में मैंने बताया तुम लोगों को कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल में, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है ये चीज समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है? जस्ट एक सेकेंड, कैन यू सी दिस फिगर सारे लोग? जस्ट देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक मेटल का एक कंडक्टर लिया। इस फिगर को ध्यान देने की कोशिश करो। इस फिगर को बाद में मैं दूसरे पर्पज से भी बताऊंगा, जो लिखा हुआ है मैं उस पर ध्यान मत दो क्या हो रहा है। जस्ट इस फिगर का, जस्ट एक मेटल का ये सीट मान लो, ये कोई रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा कुछ देर बाद। सिंपली इसको एक मेटल का सीट मान लो और ये है हमारा सेल, ठीक है? सेल का रिप्रेजेंटेशन, या एक सेकेंड रुको, टॉपिक थोड़ा इधर उधर करके मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक सिंबल्स यानी एक्चुअल केस में मान के चलो कि अगर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने शुरू किए, जैसे कि एक बैटरी हो तो इतना बड़ा एक डब्बा ले लिया हमने, वोल्ट मीटर हो तो एक इतना बड़ा डब्बा ले लिया हमने, रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए पूरा फुल रेजिस्टेंस हमारा पंखा भी हो सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, सिंपल केस में रुकावट, जो कि हमारा पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। कुछ चीज थोड़ा सा भी मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, जो रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। जस्ट मैं तुमको सिंबल बता के आगे बता के उस टॉपिक पे ले जाता हूँ थोड़ी देर में। एम मीटर को पूरा एक डब्बे की तरफ से हम लोगों ने लगा दिया। तो इस तरह से कोई भी अगर बड़ा सर्किट बनाना हो, ये तो बहुत सिंपल सा सर्किट है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों ने तरीका ढूंढा कि नहीं, हम चीजों को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और सिंबल के थ्रू ही बताएंगे कि ये हमारा सेल है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा एम मीटर है। ये सारा चीज को लोगों ने कंसीडर किया, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ बनाए गए। जैसे ये, आई थिंक यू पीपल कैन रिमाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सेल एंड अ बैटरी। सेल यानी जस्ट एक तुम्हारा जिसको तुम लोग बैटरी बोलते हो एक्चुअल केस में, जो बाजार से खरीद के ले आते हो, उसको एक सेल बोला जाता है।
और जब बहुत सारे सेल, 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ ज्वाइन कराया जाता है तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। सो ये एक, इवन तुम लोगों ने 7 में भी पढ़ा है कुछ बहुत, ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। एक लाइन जिसके साथ एक बड़ा सा लाइन, फिर एक छोटा लाइन, और उसके साथ एक कंटिन्यूअस वायर की तरह का लाइन शो करना, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। देन बैटरी 2 या 2 से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसमें 1, 2, 3 तुम्हारा सेल है जिसको हमने कंबाइन किया है, 2 भी करोगे तो उसको भी बैटरी बोला जा सकता है। ये है तुम्हारा स्विच का साइन। इवन एक और साइन होता है स्विच का, कहीं पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, अदरवाइज आई हैव टू ड्रॉ। जस्ट एक सेकंड में शो कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस? इंटरनेट पे देख पा रहे हो? ये जो है, ये एक स्विच का सिंबल है। एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉट, देन उससे एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक डॉट, एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्विच का साइन है, लेकिन ये ओपन स्विच है। और क्लोज स्विच ये है हमारा, जब इसी लाइन को हम लोगों ने इसमें टच करा दिया। ठीक है, ये स्विच का जनरल साइन है जो कि हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। देन पुराने समय में ये स्विच का साइन यूज हुआ करता था, ऐसे टाइप का साइन। ऐसे टाइप का साइन जो कि पुराने समय में यूज हुआ करता था। ये एक स्ट्रेट लाइन, देन तुम्हारा आर्क टाइप का, देन अगेन आर्क, एंड ये ओपन स्विच का साइन है। सभी लोग देख पा रहे हो, ये क्लोज स्विच का साइन है। देन ये वायर एक सीधा, और ये है तुम्हारा जस्ट कि किसी पॉइंट पे ले आके हम लोग 2 तार को ज्वाइन करा देते हैं। तो ये एक वायर के ज्वाइंट का सिंबल है। अगर मान लो 2 तार एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, मान लो तुम लोग दूर से देख रहे हो, और उस तार को देखने से क्या लगेगा, दूर से देख रहे हो तो एक दूसरे के पीछे से दोनों तार जा रहे हैं, जबकि टच नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें ऑल दो दूर से लगेगा कि वो एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन अगर मान लो हम लोग वैसा ही, ऐसा टाइप का ही साइन तुमको एक्चुअल में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल केस में है क्या, वो दोनों तार एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो हम उसको शो करने के लिए वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जस्ट ले आके एक पॉइंट टिल्ट कर देते हैं हम, थोड़ा सा ऐसे सी टाइप का बना के पार कर देते हैं। यानी ये दोनों वायर एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन एक दूसरे से टच नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन, ये रजिस्टर का साइन या रेजिस्टेंस का साइन, ये सब और बताते चलूंगा मैं बाद में भी। ये हुआ तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट। ये एम मीटर, जस्ट लिसन नाउ। ये वोल्ट मीटर ऑल दो मैंने बता दिया है। वोल्ट मीटर का उतना बड़ा एक पैक नहीं बनाते हैं हम लोग, जस्ट एक साइन हम बनाते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव शो करते हैं। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस व्हाट द वर्क इज बीइंग डन बाय दिस ऑल द फिगर्स। जस्ट पहले हम लोग अपने टॉपिक पर चलें। ओके, सो मैं बता रहा था कि आखिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता क्यों है।
जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का कारण, ये एक सेल है। अब सेल में यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये निगेटिव टर्मिनल है। जैसे सेल में हम लोगों ने वहां पे देखा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हैं। अब जब तक ये किसी तार से जुड़ा हुआ नहीं है, जस्ट ये फिगर जिसको मैं दिखा रहा हूँ, जब तक ये किसी तार से जुड़ा हुआ नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन जो हम लोग किसी तार और एक कंप्लीट सर्किट से जोड़ देते हैं, क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को खींच ले इसके बीच में। अब तुम लोगों को क्वेश्चन होगा कि आखिर बैटरी में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की तरफ क्यों नहीं भाग रहा है। इसके बीच में ऐसा एक अरेंजमेंट रहता है या केमिकल रिएक्शन है जो कि दोनों को अलग अलग तो कर देता है लेकिन एक साथ नहीं आने देता है। तो जब इसको हम लोग किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री रहता है, वो चाहेगा मूव करके एक साइड से पूरा तार में कवर करते हुए ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है या हमारा एक मेटल का ऑब्जेक्ट है उससे क्रॉस करते हुए आके प्रोटॉन में इंटर कर जाए या प्रोटॉन के पास आ जाए, बिकॉज देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स, अगेन इट इज वर्किंग बिटवीन अनलाइक चार्जेस। क्लियर नो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यही इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area। पर्टिकुलर एरिया इट मीन्स जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब वायर के अगले मुंह को देखोगे जो कि एक सर्कल का फॉर्म का बना हुआ है, उसमें एक एरिया हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसी एरिया के बारे में बोल रहा है। पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में उस कंडक्टर से, उस कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया से जितना चार्ज फ्लो किया उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो किया उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग फिर से कैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक दूसरे टर्म में भी, जैसे हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कवरिंग स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी Q/T। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a particular area in unit time, or it is the rate of flow of electric charge। then इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं एमीटर। इसी को मैंने वहां पे बनाया था छोटे फॉर्म में सिंबल में, जिसको मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा डब्बा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। Then electric circuit, you people have already gone through this topic also in the junior class 7। electric circuit is a continuous closed path, यानी लगातार भी हो और एक बंद रास्ता भी हो। देखो इस कंडीशन में लगातार एक रास्ता हो, कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, इसमें भी कंसीडर कर सकते हो। कंटिन्यूअस है ये पाथ और क्लोज्ड पाथ है, which consist of electrical equipment। continuous and closed path of electric current is called electric circuit, जिसमें जस्ट इसको मैं थोड़ा सा अंतर करके यहाँ पे लिखा हूं मैंने, which consist of, जिसमें क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी हमारा कोई भी बिजली का उपकरण हो सकता है, पंखा हो, बल्ब हो, या एक टॉर्च का छोटा बल्ब हो, या हमारा मोबाइल हो, एनीथिंग इट कैन बी। देन source of electricity can be AC, it can be cell, it can be even solar cell, anything it can be। and wire, तार जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं with help of a switch, यानी जिस स्विच से, स्विच का एक्चुअल यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट स्विच को हम लोग कंसीडर करते हैं। स्विच का अपने मतलब के चलते स्विच को हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे तो ऑफ ऑन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो टोटली just aggregating all the definition
क्या हम लिख सकते हैं? इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर एंड स्विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ओके, वी कैन प्रोसीड। देन इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब सिंबल्स पे कुछ और तुम लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे एम मीटर यानी ये करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस है। वोल्ट मीटर यानी ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर हमारे एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों से अलग होता है। ये होता है करंट को मेजर करने के लिए। जस्ट डिफरेंस समझो एम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर में। एम मीटर हमको ये बताता है कि 5 एम्पियर का ये करंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर वो नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर हमें बताता है कि हमारा करंट जो है किस तरह में फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इट इज अ डिवाइस टू मेजर करंट बट डायरेक्शन ऑफ करंट, इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया जाता है, बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। बट करंट जो है, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट बट डायरेक्शन ऑफ करंट, नथिंग एल्स। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वाला पार्ट, रेजिस्टेंस वाला पार्ट फिर से मैं बताऊंगा, बिकॉज ये पार्ट अभी तुम लोगों को मैं बताया नहीं हूँ। रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, इसको फिर मैं आऊंगा, कवर अप करूंगा। देन सर्किट डायग्राम। जस्ट अगेन आई एम आस्किंग टिल दिस पॉइंट एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है? इफ नॉट आई कैन प्रोसीड। कोई नहीं बोलोगे तो आई कैन टेक दिस ग्रांटेड कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, देन सर्किट डायग्राम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके बाद सर्किट डायग्राम। दोनों में भी डिफरेंस है। बहुत सारे लोग माइट भी अभी तक इसको एक लेके चलते होंगे, बट इसमें डिफरेंस है। एक रहा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी चीजों को यूज करते हुए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। जैसे हुआ हमारा रेजिस्टेंस या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेल और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर एंड अ स्विच। इस 4 चीजों को ये मिनिमम है जिससे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। देन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मीन्स बहुत बड़े बड़े डायग्राम। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जानबूझकर कंपैरिजन के लिए लिया है, कुछ छोटा करता हूँ, अदरवाइज इट इज ओके। इसको पहले देखो, इसके बाद इसको देखना। दोनों नजर आ रहा है यहाँ से, ऐसे गड़बड़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे दोनों डायग्राम को देखो। यहाँ पे अगर हम लोग सारे चीज को कंसीडर करते हुए, जैसा हमारा इक्विपमेंट है उसको उसी तरह बनाते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं और सारा चीज शो करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। ये प्रॉब्लम होगा कि इतने बड़े बड़े चीजों को लेके हम बना नहीं सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल में ले सकते हैं, हम लोग कूलर कनेक्ट करते हैं घर में, और एक पंखा कनेक्ट करते हैं, एक एसी कनेक्ट किया हमने, फ्रिज कनेक्ट किया। अगर उतना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हुए पूरा अगर हम लोग सर्किट बनाने लगे तो एक पेज क्या बड़े चार्ट पेपर पर भी बता पाना मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए एक तरीका ढूंढा गया सारे चीजों को यूज करते हुए किसी भी चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना। सर्किट डायग्राम इज द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको यूज करते हुए किसी भी चीज का डायग्राम। वो एक फ्रिज चलाने का भी डायग्राम हो सकता है, फ्रिज का इंटरनल। वो एक एसी का भी डायग्राम हो सकता है, जैसा कि तुम लोग जनरली इलेक्ट्रिकल दुकानों पे देखते हो, वो लोग डायग्राम रखते हैं जिससे लेके सारा कुछ फिर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रिकल। वैसा ही एक डायग्राम, जैसे यहाँ पे देखो, उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये एम मीटर को जस्ट हमने जैसे रिप्रेजेंटेशन किया था, एक गोल बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वोल्ट मीटर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक बैटरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए एक छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने बना दिया। यानी अगर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम को भी आराम से हम लोग एक छोटे फॉर्म में कंडेंस कर सकते हैं। ओके,
सो इसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिस फॉर्म में हम अपने पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू पीपल गॉट द डिफरेंस बिटवीन सर्किट डायग्राम एंड योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया डिफरेंस? यस और नो? यस, हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आखिर आया क्यों? डायरेक्शन यानी बिजली किस तरफ से फ्लो करता है। अब इस फिगर का रियल सेंस में मैं बता रहा हूं, जिसके कारण से मैंने इस फिगर को तुम्हारे लिए ड्रॉ किया था। पहले के लोग जो थे उन लोगों को ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रिसिटी उससे पहले बन चुका था। तो इलेक्ट्रिसिटी जब बना तब लोगों ने एक एनालिसिस करते हुए बताया कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। जस्ट सी माई एरो, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। इस तरफ से, यहां से चला सेल से पॉजिटिव से जाके निगेटिव की तरफ फ्लो करता हुआ आके इंटर कर गया निगेटिव में। लेकिन बाद में चल के जब लोगों को एटम का स्ट्रक्चर पता लगा और सारे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बहुत कुछ जब पता लगना शुरू हुआ, तो लोगों ने बताया नहीं, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने दिया था इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, सो व्हाट वी कैन डू। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के चलते बहुत सारे सिद्धांत आ चुके थे इलेक्ट्रिसिटी को लेके। आगे चल के चैप्टर में जो पढ़ोगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, चाहे राइट हैंड थंब रूल, बहुत सारे रूल दिए जा चुके थे। तब लोगों ने बताया कि तब तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम अगर इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, क्यों चेंजिंग करते हैं, आखिर इसका बात क्यों आया। गो टू प्रीवियस क्लास अगेन। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक एटम का स्ट्रक्चर जो होता है, एटम में न्यूक्लियस जो होता है वो मूव नहीं कर सकता है, और न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी योर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रोटॉन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव नहीं करता है, वो अपने जगह पे स्टैटिक रहता है। तब लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन लेकिन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकता है। जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के पास आया तो लोगों का पुराना बात जो है वो गलत हो गया कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से चल के जाके निगेटिव की तरफ एंटर कर जाता है। तब लोगों को पता चला कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है इस तरफ से इस तरफ, और देखा लोगों ने तो पाया कि हाँ यही फ्लो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत बन जाने के चलते लोगों ने बोला नहीं, अगर हम लोग फिर से सारा बुक जो है वो चेंज करने चलते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो किया क्या जाए, इसका एक और उपाय किया जाए। जैसे याद होगा तुम लोगों को, इसका एक ऐसा ही कंफ्यूजनस स्टेटमेंट मैंने दिया था तुम लोगों को क्लास 9 में कि एक्चुअल नॉर्थ पोल एंड एक्चुअल साउथ पोल एंड रियल साउथ पोल एंड सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ एंड एक्चुअल नॉर्थ। कुछ याद आ रहा है दिमाग पे? सर, हाँ सर आप अटेंडेंस नहीं लेंगे? बोला नहीं, आज का नहीं लूंगा अटेंडेंस, नेक्स्ट डे से मैं लूंगा अटेंडेंस। ठीक है, आज के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, मैं चेक क्या कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। अच्छा। ओके, सो लोगों ने इसको चेंज करने के जगह पे कि हम लोग अब फिर से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, लोगों ने इसको दो नाम दे दिया। एक नाम दिया कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा है। एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से फ्लो करता है। और इसको नाम दिया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इसका नाम दिया गया, जो कि हम लोगों ने, कन्वेंशन मतलब होता है पुराना, पुराने समय से जो हम लोग मान के चले थे उसको दिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का नाम। और जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको नाम दिया गया एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इस डायरेक्शन में एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम लोग कहीं भी सर्किट बनाएंगे तो आज भी इसी को फॉलो करते हैं, जिस तरफ मेरा एरो जा रहा है इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, लेकिन इसका नाम है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें डायरेक्शन दिया है, देखो इससे पहले तो कोई सर्किट नहीं था अभी,
नहीं, सर्किट कोई खास अभी मैंने बनाया नहीं है तुम लोगों के लिए, बिकॉज आगे का टॉपिक अभी बाकी है। और कुछ यहाँ पे नहीं, सर्किट नहीं बनाया मैंने। ओके, सो ये है तुम्हारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। जब हम बनाते हैं किसी भी सर्किट को तो ये एरो जो शो करते हैं कि एक्चुअल में हमारा करंट किस तरफ चल रहा है, वो चल रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हम लोग इसी को शो करते हैं, लेकिन रियली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन, बिकॉज बहुत लोग अटके हो गए इस जगह पे। ओके, सर 1 बार रिपीट कीजिए। ओके, कहाँ प्रॉब्लम है ये पहले बोलो तो, तुम बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम है, बोलो, हेजिटेशन मत करो। तुम समझो क्लास में तुम हो और पढ़ाने वाला मैं हूँ, जैसे मैं क्लास में ही बोला करता था। बोलो। डायरेक्शन ऑफ करंट का। अच्छा, देखो हम लोग रियल सेंस में जब मान लो कोई सर्किट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्शन को नहीं दिखाया है, यहाँ से ले जाते हुए जस्ट एक एरो शो करेगा। एक सेकेंड रुको, जस्ट एक ऐसे करके एरो शो करता है। ये उल्टा हो गया। हो गया सर, समझ में आ गया। ये जस्ट डायरेक्शन को शो करने के लिए जब हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ठीक है, अगर इतना पकड़ ली तो यहाँ से शो करने के लिए जस्ट एक इसमें एरो का मार्क हम लोग देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर पे एक एरो का मार्क देते हैं, इसको दिखाने के लिए करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ये एक्चुअल में गलती था जब लोगों को पता चल गया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उस समय सारा कुछ मॉडिफाई करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लोगों के लिए। सारा जो करंट का सिद्धांत था वो सब मॉडिफाई करना, उसके चलते डायरेक्शन का मूवमेंट उल्टा हो जाना बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने बताया कि सारा नहीं चेंज करते हुए हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट को दो नाम दे दें। एक नाम दे दे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, एक नाम दे दे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ये हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। लेकिन आज भी जो सर्किट बनता है उसमें हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन शो करते हैं। कन्वेंशन यानी पुराना, जो कि हम लोगों ने मानक मान के रखा था, उसके हिसाब से ही शो करते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के तरफ से हम लोग शो करते हैं कि ये फ्लो इस तरफ से कर रहा है। ठीक है। अब साक्षी, अभी कोई दिक्कत है? नो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आखिर है क्या? जैसे कि पुराने क्लास में न्यूटन का तुम्हारा सेकंड लॉ था। न्यूटन का सेकंड लॉ कि फोर्स का रिलेशन मास और एक्सीलरेशन के साथ। दिस इज द लास्ट टॉपिक जिसको दिक्कत आ रहा हो। अब इसके बाद एक्सटेंड नहीं करूंगा, जो तुम लोगों का क्वेश्चन होगा वही सिर्फ मैं बताऊंगा, इसके बाद एक्सटेंड नहीं करूंगा। सो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जस्ट एक रिलेशन बैठाता है V एंड I के बीच में। V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, I इज योर करंट। इस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हमारा बैठाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। वो एक रिलेशनशिप शो करता था ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारे मास हैं दोनों उसके बीच में, और उस दोनों के बीच में कितना दूरी था। वैसे ही ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप सेट करता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। यानी उस कंडीशन पर जबकि हमारे जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं या कोई फिजिकल कंडीशन में चेंजिंग नहीं ले आ रहे हैं। इस चीज को मानते हुए जब हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को ले रहे हैं तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट मतलब, इफ करंट इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, और अपोजिट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीजिंग इन द सर्किट द करंट विल इंक्रीज। सो सिंपल कंडीशन ओम्स लॉ का यही है कि if a current is flowing in a conductor then current is directly proportional to, or potential difference is directly proportional to the current flowing in the conductor. Condition
रिमेनिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर उसमें स्थिर रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देन ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग जब इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट इंटर करता है वहां पे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, तो वो जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसको R से डिनोट करते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस सिंपल मतलब रेजिस्ट यानी रुकावट पैदा करना। जो चीज इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट करता हो कंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, जस्ट यहाँ पे मान के चलो, इसके फ्लो में जो चीज रुकावट बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे पानी के बहाव को रोकने के लिए, पता नहीं तुम लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है, एक पानी के सप्लाई में उसका पावर कम करने के लिए आता है जिसको बोलते हैं चोक। वो नहीं देखा है तुम लोगों को, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तुम लोगों का बेसिन का नल जो होता है उसके आगे एक जाली लगा हुआ होता है, उससे उसका जो पूरा वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ध्यान देखे हो तुम लोग, उसका वॉल्यूम जो होता है, जो पानी का बहाव है, प्रेशर भले बढ़ जाए लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। जस्ट वैसे ही जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसको जो भी चीज बाधित कर रहा है या रुकावट ले रहा है उसको बोलते हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, जिंक का अलग होता है, या किसी भी तार को उठा लो, सबका में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। देन इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम, जिसको OHM के नाम से डिनोट करते हैं, और इसका साइन होता है ओमेगा। इसका साइन होता है ओमेगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट सभी लोग यूज किए होगे, लिख लोगे आराम से, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो दूसरे कंडीशन में क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू V/I, यानी टिपिकल कंडीशन इन द सेंस कि उसमें हम लोग ना टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं वैसे कंडीशन में, ना किसी और फिजिकल कंडीशन को। एक ही फिजिकल कंडीशन है जो कि है हमारा प्रेशर चेंज करना। तो ऐसा सब कंडीशन तुम लोगों के लिए टेम्परेचर तक ही है, यहीं तक है। ये पार्ट मैंने एडिशनल ऐड किया है, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, ये तुम लोगों को नहीं देखना है। सो ओम्स लॉ हमें स्टेट करता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। सो ये हमारा रहा R, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इसको इक्वल्स टू पे इम्पोज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग ओम के नाम से, इसका ऐसा यूनिट है ओम, जिसको हम लोग ओमेगा के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे 5 ओमेगा यानी 5 ओम का वो रेजिस्टेंस है। सो उस कंडीशन में ये 3 इक्वेशन बन सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मान के चल सकते हो, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको न्यू बोलते हो। इसके बिना पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। देखने में सुनने में बहुत सिंपल लॉ लगता है, लेकिन इस लॉ को इलेक्ट्रिसिटी के बनने के बहुत दिनों बाद बनाया गया था। सिंपल कंडीशन में ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी जैसे जैसे सर्किट में V बढ़ाएंगे हम, I भी बढ़ेगा। सो देन उसका एक दूसरे तरह से कंक्लूजन, उसको एक और शब्द में हम कह सकते हैं R जो हमारा रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में, अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हर समय वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एक तार का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो उसमें हम लोग 4 वोल्ट, जस्ट एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं, 2 ओम एक रेजिस्टेंस है तार में, और हम लोग 4 वोल्ट करंट अगर उसमें दे रहे हैं, देन उसका I जो होगा वो 2 एम्पियर होगा। अगर हम उसको 8 वोल्ट कर दे रहे हैं, देन उसका I जो होगा वो 4 एम्पियर होगा। समझ रहे हो चीज को? यानी रेजिस्टेंस हर समय हमारा कांस्टेंट रहेगा उस कंडक्टर का। कंडीशन कि वो रेजिस्टेंस, वो तार है, ना हम गर्म कर रहे हैं ना ठंडा कर रहे हैं, ये मान के रखना होगा हमको। सो इसको दूसरे वर्ड में बोल के आ सकते हैं रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी हम लोगों ने इम्पोज किया है उस सर्किट पे, या लिखा है उस इक्वेशन में। R इज ऑलवेज कांस्टेंट इन अ सर्किट। एक सर्किट का रेजिस्टेंस खुद से बढ़ और घट नहीं सकता है जब तक हम लोग कुछ उसके लिए करें नहीं। ये हर समय V एंड I, चाहे तुम उसमें 4 वोल्ट दे दो, चाहे 16 वोल्ट दे दो, चाहे 32 वोल्ट दे दो, भले वो रेजिस्टेंस कमजोर पड़ेगा तो जल जाएगा, वो अलग कंडीशन है। जैसे कि हमारा एक 220 पे जलने वाला बल्ब, जब उसमें 440 वोल्ट आ जाता है या 300 वोल्ट आ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस मेल्ट कर जाता है। पीला वाला बल्ब वो गल के फ्यूज हो जाता है।
यानी उसका रेजिस्टेंस उतना ही रह जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा और घटा नहीं रहे हैं, चाहे उसमें कितना भी हम वोल्टेज दें तो उसके प्रोपोर्शनल उसका करंट भी आएगा। देन न्यूमेरिकल ऑन दैट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम, देखो इसको ओम पढ़ रहा हूं लेकिन लिखूंगा ओमेगा, 50 ओम है, एंड 3.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी उसका तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सो सिंपली इसी लॉ पे जा रहा है ये। तुम्हें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तुम्हें वी फाइंड करना है। सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला इम्पोज करके आई हमने 3.2 डाला, 50 ये लेके हमारा आया आंसर 40 होगा। इट माइट बी, कितना होगा 3.2 50, ये रॉन्ग है बोल रही हो, एक सेकेंड, सर हम्म, हम 150 ले लिए थे। बोला नहीं, देखो मैं चेक करके रखा हूँ, हर समय मैं बताता हूँ चेक करके रखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिस्टेक मुझसे नहीं हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैंने एक बार रीचेक किया तुम्हारे बोलने से। सर हमको 150 दिखाई कोई दिया। नहीं, नहीं दिक्कत है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत